नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली कक्षा में हमारा टॉपिक पढ़ा, जो हम पिछली 4 कक्षाओं में पढ़ चुके। उसके बाद में हमने पिछली कक्षा में टॉपिक पढ़ा हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में हमने पिछली क्लास में बात की हड़प्पा सभ्यता का परिचय, विस्तार और प्रमुख स्थल। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। मतलब हड़प्पा सभ्यता की मुख्य जो विशेषताएं थी वो कौन कौन सी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता है, तो इन विशेषताओं में हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, नगर नियोजन, कला और शिल्प। कला व शिल्प। अब हम इस कक्षा में बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में सबसे पहले सिंधु घाटी जो की विशेषता है सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका समाज कैसा था, समाज का प्रारूप कैसा था, समाज को किन किन भागों में जो है विभक्त किया गया। तो सबसे पहले बात करेंगे सामाजिक जीवन। उसके पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, मतलब नगरों का निर्माण उन्होंने किस तरीके से या कैसे जो है पद्धति से, या फिर सिंधु सभ्यता को जो है नगरीय सभ्यता माना जाता है, किन वजहों से नगरीय सभ्यता माना जाता है। तो हम सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन में बात करेंगे। अगला है सिंधु सभ्यता के जो है लोगों का सामाजिक आर्थिक जीवन, कि इन लोगों का जो व्यापारिक जीवन या फिर इनके आर्थिक जो जीवन के जो स्रोत थे वो क्या क्या थे। तथा धार्मिक जीवन, धर्म से आधारित कि इनमें किन देवी देवताओं की पूजा होती थी, या फिर किन को जो है धर्म के आधार पर इन्होंने किन को अपना पूजनीय माना था, उसके बारे में। तथा कला और शिल्प की सिंधु सभ्यता में कला और शिल्प के क्या क्या जो है सामग्रियां प्राप्त हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो अब हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन। आज हमारा जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। तो प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहला टॉपिक है सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन। सबसे पहले है सामाजिक जीवन। सिंधु काल वासियों का जो सामाजिक जीवन था, कि समाज का आधार क्या था। तो समाज का जो है विभिन्न वर्गों में समाज को विभाजित किया हुआ था। समाज को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता था। तथा समाज के जो लोग थे वो पूर्वी दुर्ग, मतलब जो सभ्यता के स्थल है, जो भी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जो भी हर इस जगह पर सभ्यता के जो है 2 जगह मिली है, जैसे पूर्वी दुर्ग और पश्चिमी जो भाग था ये था किला। और इसके जैसे सिंधु सभ्यता के जो भी नगर मिला है वो एक स्थल नगर मिला है। इसमें तो किला और बाकी का जो है इसमें आमजन निवास करता था। बाकी जो जगह थी यहाँ पर आमजन निवास करते थे। तो उस परिस्थिति में जो आमजन निवास करता था, तो पश्चिमी भाग में जो उच्च वर्ग तथा यहाँ पर जनरल जो जनता थे, जिसमें कारीगर, तो सब जो सामाजिक जीवन में यहाँ पर जो बांटा था, पुरोहित सबसे ऊपर होता था, पुरोहित, फिर शिल्प, चिकित्सक, दस्तकार,
दास, बंधुआ और इनके दास आवास, दासों के जो आवास है ये भी सिंधु सभ्यता के जो स्थल है उनमें प्राप्त हुए। खाली दास आवास जो प्राप्त नहीं हुए हैं, दास आवास प्राप्त नहीं हुए खाली कहां पर, कालीबंगा, कालीबंगा और लोथल से। कालीबंगा और लोथल से जो है दासों के आवास प्राप्त नहीं हुए, लेकिन जो सभ्यता में है, सामाजिक जीवन में है, इनमें नारी को समाज में उच्च स्थान था, समाज में उच्च स्थान था। तो सभ्यता को मात्र सत्तात्मक सभ्यता कहा है। परिवार में जो है मुखिया था तो वो तो वृद्धजन ही होता था। पुरोहित, शिल्पकार, चिकित्सक, दस्तकार, दास, बंधुआ जो लोग हैं, समाज का इन वर्गों में विभाजन था। समाज में नारी को एक अच्छा स्थान प्राप्त था और मात्र सत्तात्मक सभ्यता कहा गया है क्योंकि सभ्यता की जो सबसे ज्यादा मृण मूर्तियां मिली है, मृण मूर्तियां जो मिली है वो मृण मूर्ति नारी की मिली है। नारी मृण मूर्ति, जो मृण मूर्ति मिली है वो नारी मृण मूर्ति मिली है, जिसमें स्त्री के पेट से निकलता हुआ पौधा, नाभि से नग्न जो मुद्रा में जो खड़ी हुई स्त्री, जो नृत्य मुद्रा में है, उसके साक्ष्य मिलते हैं जो हड़प्पा से प्राप्त हुई। तो नारी को देवी आदि स्वरूपों में भी विभाजित किया गया था। तो सभ्यता में नारी का अच्छा स्थान था, इसलिए सिंधु सभ्यता के जो सामाजिक जीवन में नारी की जो अच्छा स्थान था, इसलिए इसको मात्र सत्तात्मक सभ्यता भी कहा गया। सिंधु सभ्यता में दास और का भी आवासों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे पश्चिमी भाग है इसमें आमजन निवास करता है, इसके अलावा दासों का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन कालीबंगा और लोथल नामक स्थान से, जैसे परीक्षा में पूछ ले कि कहाँ पे जो है दासों के आवास का स्थान का जो है प्राप्त नहीं होता सभ्यता में, तो उसके लिए है कि कालीबंगा और लोथल से ये स्थान प्राप्त नहीं होते। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की। नगर नियोजन, नगर नियोजन पर बात करने से पहले हम बताते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो नगर है उसमें नगर नियोजन में जो हम बात करते हैं तो सबसे पहले बताते हैं कि नगर नियोजन सिंधु सभ्यता की सबसे उत्कृष्ट विशेषताओं में मानी गई है। इसी विशेषता के कारण से हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। नगर नियोजन इनका इतना उत्कृष्ट था तो इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में जो नगर नियोजन था वो एक उत्कृष्ट और वर्तमान जो वैज्ञानिक प्रणाली या वर्तमान ग्रिड पद्धति पर जो सड़कें बनी होती है उन सड़कों के जाल जैसा था। तो नगर नियोजन इनका उच्च विशेषता थी। तो सिंधु सभ्यता के जो छह जो नगर है इनको ही जो है नगरों की संज्ञा दी है। 6 स्थान है उनको ही नगरों की संज्ञा दी है, 6 स्थल, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, राखीगढ़ी और बनावली। कालीबंगा और लोथल। सिंधु सभ्यता के जो नगर माने गए हैं उनमें खाली किनको 6 नगरों को समाहित किया गया है। उनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और बनावली। इसके अलावा सभ्यता का जो स्थल है एक धौलावीरा,
धौलावीरा, यहाँ पर सिंधु सभ्यता के 3 नगरों का, मतलब 3 जो नगर का प्रकार था, 3 नगर प्रकार का जो है उल्लेख मिलता है। तो नगर नियोजन में जैसे उत्कृष्ट नगर नियोजन था इनका, तो नगर नियोजन को जो है उत्कृष्ट था, तो उत्कृष्ट नगर नियोजन किन वजहों से था? तो सभ्यता में उत्कृष्ट नगर नियोजन था किन वजहों से था? तो सबसे पहले पश्चिमी भाग में, जो पश्चिमी भाग था सभ्यता का, जो स्थल बना हुआ था पश्चिमी भाग, जिसमें बताया था पहले कि दुर्ग बना हुआ था, तो पश्चिमी भाग में जो है मुख्य लोग जिनको समाज में उच्च स्थान प्राप्त था उनको, और पूर्वी भाग में निवास करते थे आमजन। आम जनता के लिए, आमजन जो निवास करता था वो पूर्वी भाग में निवास करता था। इसके अलावा सभ्यता में जो सड़कें थी, तो सड़कें इनकी समानांतर थी, समानांतर ग्रिड पद्धति और कहीं से पक्की सड़कें तथा कहीं कच्ची सड़कों का भी उल्लेख मिलता है। तथा मकानों के जो दरवाजे थे, मुख्य दरवाजा, जो घर का मुख्य दरवाजा था वो मेन रोड पर नहीं खुल के, मुख्य दरवाजा गली में खुलता था। मुख्य दरवाजा जो है, अपने जैसे घर होते हैं तो घरों के जो मुख्य दरवाजा था वो मेन रोड पर नहीं खुल के, मतलब जैसे ये मेन रोड है तो इस मेन रोड पर नहीं खुल के, जैसे ये घर हुआ और यहाँ सामने मेन रोड है, इस सामने नहीं खुल के पिछली गली में खुलता था। घरों के दरवाजे कहीं कहीं से, जो दरवाजे सामने, एक घर में, सिंधु सभ्यता के घर में कुएं, पानी निकासी की उत्तम व्यवस्था तथा ईंटें, कच्ची और कहीं से पक्की ईंटें सभ्यता के जो स्थल है उनमें प्राप्त हुई है। जैसे कालीबंगा से कच्ची ईंटें मिली है। तो नगर नियोजन इनका नगर नियोजन सभ्यता का जो था उच्च था। तथा मकान जो थे, बहुमंजिले मकान जो मिलते हैं, बहुमंजिला मकान थे, बहुमंजिला मकान मिलते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पानी निकासी की उचित व्यवस्था की गई थी। तथा अतः हम अब बात करते हैं सभ्यता के नगर नियोजन की। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में देखो, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का जो है नगर नियोजन है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन है उसमें बताया है कि सिंधु सभ्यता में मुख्यतः 6 नगरों को ही नगरों की संज्ञा दी गई। वो 6 नगर कौन कौन से हैं? हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और बनावली को ही नगर की संज्ञा दी गई। बाकी सभ्यता में आपको पिछली क्लास में बताया कि सभ्यता में बहुत सारे स्थल थे, कोटदीजी, चनूदड़ो, कुणाल, संगोल आदि कुछ बहुत सारे स्थल थे। उन स्थलों को नगरों की संज्ञा नहीं दी गई। लेकिन जो सभ्यता के जो, जैसे हमारा भी शहर होता है, जैसे हमारा भारत है, तो हर जगह को नगर की संज्ञा नहीं दे सकते, कहीं पर गांव भी होते हैं। तो उसी प्रकार सिंधु सभ्यता में 6 स्थानों को ही नगरों की संज्ञा दी गई, क्योंकि ये स्थान बड़े स्थान थे। सभ्यता का एक स्थल धौलावीरा जो है, इसमें 3 प्रकार के जो नगर है वो 3 प्रकार के, जैसे नगरों का जो विभाजन है हड़प्पा हुआ जैसे, तो नगर का विभाजन है पश्चिमी और पूर्वी भाग में। जो नगर का विभाजन पश्चिमी और पूर्वी भाग में जो किया जाता था, लेकिन धौलावीरा से नगरों का जो विभाजन है 3 प्रकार से विभाजन होता था। इसमें पश्चिमी भाग,
जिसमें मुख्य वर्ग, जिसमें पुरोहित और जो बड़े जो वर्ग के लोग होते थे, उसमें पश्चिमी भाग में आमजनों के लिए पूर्वी भाग तथा इसमें एक मध्य भाग का भी उल्लेख मिलता है। इसके पश्चात जो नगर नियोजन है उसमें बताया गया है कि मकान थे वो बहुमंजिला थे, मतलब एक मंजिल के मकान के अलावा 2 या 3 मंजिलों के भी उल्लेख मिलते हैं। मकान बहुमंजिला बनाए हुए थे। मकानों का जो मुख्य गेट था, नगर नियोजन में बताते हैं कि मकानों का जो मुख्य सड़क थी, मुख्य घर का मुख्य दरवाजा था, वो मेन रोड पर नहीं खुल के गली में खुलता था। एक मकान में कुआं होता था, एक घर में जैसे घर के अहाते में कुआं बनाया जाता था। पानी की निकासी के लिए जो बकराकार ईंटों को जोड़कर पानी की निकासी के लिए भी उचित व्यवस्था की गई थी। ईंटें कच्ची और कहीं सभ्यता में कहीं से पक्की ईंटों का मिलती है। सड़कें जो है थी समानांतर, समानांतर सड़कें, मतलब जो सड़कें बनी हुई थी समानांतर एक दूसरे के साथ में चलती हुई सड़कें, तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, मतलब यहां से ये सड़क जा रही है तो इस सड़क ने इसको काट दिया, इस सड़क को इसने काट दिया। तो सड़कों का जो ये जाल था, ये ग्रिड पद्धति, मतलब ग्रिड जाल इस सड़कों के जाल को माना गया। तथा सड़कें जो है पक्की सड़कों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता में हुआ। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को जो है नगरीय सभ्यता कहा जाता है। नगर नियोजन की उत्कृष्ट व्यवस्था के कारण हड़प्पा सभ्यता को क्या नगरीय सभ्यता कहा जाता है। अब हम हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन के बाद में अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का धर्म और दर्शन। हड़प्पा सभ्यता का धर्म और दर्शन। हड़प्पा सभ्यता का धर्म और दर्शन। धर्म और दर्शन। हड़प्पा सभ्यता में धर्म और दर्शन में हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में किन किन देवताओं की पूजा की जाती थी, कौन कौन सी देवियों को माना जाता था, मृतक को जो संस्कार है वो कैसी कैसी पद्धतियों में जो मृतक है उसका संस्कार किया जाता था, तथा किस प्रकार से इन लोगों का जो है मोक्ष विधि क्या थी, या फिर इनके जो किसको प्रकृति को इन्होंने कितना माना। तो अब हम बात करते हैं इनकी सभ्यता के। तो यहां पर सभ्यता में मातृ पूजा, प्रकृति की पूजा, नाग यक्ष पूजा, वृक्ष पूजा, वृक्ष पूजा जिसमें वृक्ष है पीपल, नीम, पीपल और नीम वृक्ष की पूजा, आद शिव, योगी मुद्रा, हिरण, बैल, बकरी और सिंह। हिरण, बैल, बकरी और सिंह। इसके अलावा कब्रिस्तान, R37 प्राप्त हड़प्पा से, तथा मृतक संस्कार दफन उत्तर से दक्षिण, कहीं कहीं पर दक्षिण से उत्तर
पूरब पश्चिम और पश्चिम पूरब, पश्चिम पूरब। मृतक संस्कार 3 प्रकार: पूर्ण, आंशिक और शब्दः आदि। तो सिंधु सभ्यता के हम जो है बात करते हैं, एक इसमें और है अग्नि वेदिकाएं, अग्नि पूजा, अग्नि पूजा, कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड। तो अब हम बात करते हैं सभ्यता के स्थलों के बारे में। तो सभ्यता के जो स्थल है उनमें धर्म और दर्शन के, जो सिंधु सभ्यता की जो धर्म और दर्शन है उसकी हड़प्पा सभ्यता में धर्म और दर्शन की जो है विशेषताएं क्या थी, कि हड़प्पा सभ्यता का धर्म और दर्शन किस आधार पे था, इनके धर्म के स्वरूप क्या थे आदि के बारे में हम बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो धर्म और दर्शन था उसमें मातृ पूजा, सभ्यता में मातृ पूजा मतलब स्त्री पूजा को प्रमुख स्थान, सभ्यता में स्त्री पूजा को प्रमुख स्थान दिया गया था, इसीलिए सभ्यता को मातृ सत्तात्मक सभ्यता कहा गया है। हड़प्पावासी जो है प्रकृति में विश्वास करते थे, तो ये प्रकृति की पूजा करते थे। नाग और यक्ष पूजा पर भी इनके जो है साक्ष्यों से प्राप्त होता है। वृक्ष पूजा जिसमें मुख्यतः नीम और पीपल वृक्ष की पूजा की जाती थी, तथा आद्य शिव जो इसको माना गया है एक योगी मुद्रा में, मतलब ध्यान मग्न बैठे, एक ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हुए पुरुष की जो है एक मूर्ति मिली है जिसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूछें बनी हुई है, तथा उस योगी उस मुद्रा के बगल में हिरण, बैल, बकरी और सिंह। काफी बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जो आद्य शिव है उसके पास में कौन कौन से जो है पशुओं का जो है या जो पशु है वो बैठे, उनका उल्लेख है। सही क्रम का चयन कीजिए। तो हिरण, बैल, बकरी और सिंह की जो है आकृति मिलती है, तथा कब्रिस्तान R37 जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ। तो इस कब्रिस्तान से ज्ञात होता है कि मृतक संस्कार सिंधु सभ्यता में जो कैसे किया जाता था। तो मृतक जो है संस्कार है उसमें लोगों को दफनाने की जो है दफन उत्तर से दक्षिण दिशा में मुख्यतः किया जाता था। सभ्यता के किन्हीं स्थलों में दक्षिण से उत्तर की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर तथा पश्चिम से पूरब की ओर, तथा लोथल से जो है युग्म समाधान के जो साक्ष्य मिलते हैं, मतलब युग्म मतलब जोड़ा, स्त्री के साथ पुरुष के को भी दफनाने के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पशु के साथ कुत्ते को आदि को दफनाने के जो साक्ष्य है वो बुर्जहोम से जो पहले ही नवपाषाणकालीन स्थल में प्राप्त हुए। और सिंधु सभ्यता में जो मनुष्य है उसके साथ में कभी कभी पशुओं को या फिर उसकी कोई प्रिय चीज है या प्रिय वस्तु है उसको भी मृतक के साथ साथ दफना दिया जाता था। तो मृतक संस्कार कौन कौन से होते थे? पूर्ण संस्कार, मृतक को पूरी तरीके से दफना देना, आधा आंशिक समाधान का मतलब है कि मृतक को आधा जो मृतक को मरने के बाद छोड़ दिया, उसके बाद में पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद में बची हुई बॉडी को दफना दिया, उसको आंशिक समाधान। और सबको जलाना शवदाह संस्कार। 3 संस्कार जो है कालीबंगा इसमें हड़प्पा सभ्यता में 3 संस्कार जो है वो किए जाते थे मृतक के लिए, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और शवदाह समाधान। मृतक इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से जो सबसे ज्यादा जो है नरकंकाल मिले हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में नरकंकाल व अग्नि से शवदाह के ये साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नरकंकाल मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो है माना गया कि मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर एक भीषण नरसंहार हुआ। तो उस भीषण नरसंहार के कारण लोगों को मार दिया, तो बहुत ज्यादा जो है मानवीय हड्डियों का ढेर मिला। इसलिए उस नरकंकाल के बाद में यहाँ पर एक
आग से मनुष्य को जलाने के भी जो साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। अब हम सभ्यता की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति क्या थी? सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति। हम हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता आर्थिक स्थिति। हम किसी भी स्थल की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले उस आर्थिक स्थिति में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है किस चीज के योगदान की वजह से या किस चीज से जो है उसकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है। आगे भी जो है अन्य क्लासों में भी हमने जो है अलग अलग सभ्यता या फिर जो राजकाल है उसमें भी उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आर्थिक स्थिति में आता है इनकी कृषि व्यवस्था, कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि के बारे में। जो इस चीज के जो बारे में अगर हमें जानकारी होती है तो उस जगह की आर्थिक स्थिति के बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जो मिलता है कपास के साक्ष्य, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में मिलता है कपास के साक्ष्य। कपास के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। उसकी वजह से, इस कपास के साक्ष्य की वजह से यूनानियों ने हड़प्पा सभ्यता को सिंडोन कहा है। यूनानियों ने हड़प्पा सभ्यता को सिंडोन कहा है, सिंडोन कहा है, जिसका तादाद में मुख्यतः सिंधु नदी से है। तो इसलिए इस सभ्यता का नाम ही सिंडोन जो इन्होंने कहा, तो इस सभ्यता का नाम इसलिए सिंधु भी माना जाता है। तो कपास का जो साक्ष्य है सबसे पहले हड़प्पा में मिलता है। तथा चावल है लोथल और रंगपुर से प्राप्त होते हैं। चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा खजूर, जौ, तिल, ज्वार, बाजरा, मटर, केला आदि की खेती हड़प्पावासी जो है करते थे। तथा पशुपालन में कौन कौन से पशुओं को? पशुपालन में बैल, बकरी, हाथी, कुत्ता, सुअर आदि के साक्ष्य मिलते हैं। तथा हड़प्पा में कहीं से भी ये ऊंट का भी किसी स्थान से साक्ष्य मिलता है, लेकिन उसके बारे में भी कंफर्म एक जो है मत नहीं है। तथा व्यापारिक जो इनका वो था कि इनका व्यापार कहां से था, तो उस समय की जो रनिंग जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया, मिस्र, सुमेरियन और यूनान आदि से इनके जो है व्यापार का उल्लेख मिलता है, जिसमें और इसके अलावा सभ्यता के जो अन्य व्यापार अफगानिस्तान, कोलार, खेतड़ी आदि स्थानों से भी व्यापार का उल्लेख मिलता है। तथा व्यापार जो है वस्तु विनिमय व्यापार था, वस्तु विनिमय व्यापार था। इसके अलावा मुद्रा की जो इकाई मिली है या फिर मुहर मिली है वो है सैल खड़ी
सैलखड़ी की मुहर, सैलखड़ी पत्थर की जो है मुहर मिली है। मुहर लगाई जाती थी जैसे व्यापार करने वाला जो एक बंडल होता था, इस बंडल पे जैसे व्यापार का जो एक पोटली होती है, उस पोटली के ऊपर ठप्पा होता था, उसको जो है मुहर कहते थे। तो यह सैलखड़ी से निर्मित थी तथा इसमें जो है लगभग 200 से 450 मुहर में शब्द थे। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में बंदरगाह तथा व्यापारिक नगरों का भी, व्यापारिक नगर, बंदरगाह, बंदरगाह है लोथल, सूतकांगेन, डोर आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है तथा एक है 6 धारियों वाला जौ, 6 धारियों वाला जौ मिला है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। अब देखिए आपके सामने जो सिंधु सभ्यता का पूरा आर्थिक जीवन है वो आपके सामने है कि सभ्यता का जो आर्थिक जीवन है वो क्या था, कि सिंधु सभ्यता के जो निवासियों का आर्थिक जीवन है वो कैसा था, या फिर इनकी आर्थिक स्थिति का आधार क्या था, या आर्थिक स्थिति इन लोगों की क्या थी। तो सबसे पहले हमने आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं तो सभ्यता में हम सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी जगह की आर्थिक स्थिति के बारे में अगर हमारी भी हमको आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी होती है या फिर आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो अब सबसे पहले देखते हैं कि आर्थिक स्थिति में सबसे पहले चर्चा होती है कृषि की, कि हमारे पास इनकम ऑफ सोर्स क्या है। तो सिंधु सभ्यता में कृषि का जो है सबसे पहले जो उल्लेख है, सभ्यता में कृषि का उल्लेख मिलता है जिसमें कृषि में सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिलते हैं लोथल और रंगपुर से। चावल के साक्ष्य जो है लोथल और रंगपुर नामक स्थान से मिलते हैं। कपास के साक्ष्य मिलते हैं क्योंकि यूनानियों ने भी सिंडोन, जो कपास को यूनानी कहते हैं सिंडोन का तादात्म्य सिंधु से लगाया, तो यूनानियों ने भी कपास के साक्ष्य के बारे में दिए कि यूनानियों ने सिंडोन कहा कपास के लिए। यहां से खजूर, जौ, तिल, ज्वार, बाजरा, मटर, केला आदि का भी उल्लेख मिलता है तथा पशुपालन इनके द्वारा जो है सिंधु वासियों के बारे में जो है ज्ञात तो नहीं होता कि ये लोग मांसाहारी थे या शाकाहारी थे, लेकिन मांस का भी लगभग संभवतः प्रयोग किया जाता था। गाय का उल्लेख सिंधु सभ्यता में नहीं हुआ, गाय का उल्लेख वैदिक काल में होता है, लेकिन बैल का उल्लेख सिंधु सभ्यता में होता है। बैल, बकरी, हाथी को इन लोगों ने पालतू बना लिया, लेकिन घोड़े के बारे में सिंधु सभ्यता में कोई जानकारी नहीं मिलती। बस खाली एक स्थान सूरकोटदा गुजरात से प्राप्त होती है घोड़े की अस्थियां। तो इससे ज्ञात होता है कि घोड़ा था, लेकिन घोड़े को इन लोगों ने पालतू नहीं बनाया। कुत्ता, सुअर आदि के जो साक्ष्य हैं सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। सभ्यता में आर्थिक स्थिति में जैसे जो व्यापार होता था, सिंधु वासियों जो व्यापार करते थे उस व्यापार का जो मूल आधार है वो वस्तु विनिमय व्यापार होता था। मतलब व्यापार में जो है पैसा या उसकी कोई इकाई नहीं थी, व्यापार होता था वस्तुओं के लेन देन पर। इस चीज के बदले में वो चीज दी गई, लेकिन माप और तोल की इकाई को 16 के अनुपात में बांटा गया। माप तोल की इकाई थी, माप और तोल की जो इकाई थी उसका उल्लेख मिलता है, वो 16 के अनुपात में माप और तोल को बांटा गया था। तथा सभ्यता में जो मुहरें मिली है वो सैलखड़ी की मुहरों का जो है उल्लेख होता है, जिनमें अलग अलग जो धातु है उस धातुओं में सेल, जैसे व्यापार करने के लिए पोटली बनाई किसी भी चीज की, उस पोटली पर एक ठप्पा लगाया जाता था, उसको मुहर कहते थे। वो सैलखड़ी की मिली है जिसमें 200 से लेकर लगभग 450 शब्द शामिल थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से 6 धारियों वाले जौ में जो 6 धारी मतलब लकीर बनी हुई 6 धारियों वाले जौ का जो है जौ मिला है वहां पर। उस जौ से माना गया कि 6 धारियों वाला जो जौ प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से
प्राप्त हुआ है। तथा इन हड़प्पा सभ्यता के वासियों का अफगानिस्तान से जो है इनका व्यापार था। कोलार से स्वर्ण मंगवाया जाता था, कर्नाटक से खेतड़ी से तांबा मंगवाया जाता था, तथा तेल और अन्य जो चीजें हैं, क्योंकि सभ्यता का व्यापार है इनका मेसोपोटामिया, तो जैसे तेल, अन्य चीजों का, कुछ चीजों का जो आयात है जो यहां पर नहीं थी उपलब्ध, उनका मेसोपोटामिया से इनका आयात किया गया। क्योंकि मेसोपोटामिया में जो मेलूहा, मेसोपोटामिया में एक शब्द मिलता है सिंधु में मेलूहा, तो मेलूहा जो है मेसोपोटामिया मिलता है, उसको मेलूहा लगभग मतलब मुख्यतः सिंधु सभ्यता के लिए ही मेलूहा का प्रयोग हुआ है। इन सभ्यतावासियों का जैसे सुमेरियन मोहर, जो कांसे की जो मुहर मिली है, कांस्य मुहर, उनमें सुमेरियन जो है वासियों का उल्लेख होता है, तो इनका माना गया है कि सुमेरियन लोगों से भी इनका वो व्यापार था। तथा यूनान के लोग भी सिंधु सभ्यता के साथ व्यापार रखते थे, तथा मिस्र और फारस के लोगों का भी जो है सिंधु सभ्यता से व्यापार था। तो हमने देखा है आर्थिक स्थिति में कि आर्थिक स्थिति सबसे पहले होती है कि व्यापार, और सिंधु सभ्यता के जो व्यापारिक नगर थे, कुछ व्यापारिक नगर थे और बंदरगाह थे, लोथल, सूतकांगिन, जहां से गोदीवाड़ा मतलब जो पोर्ट होता है, बंदरगाह के साक्ष्य मिले, तो इसलिए माना गया कि ये इस सिंधु सभ्यता के बड़े बड़े कुछ नगर है, जैसे डाबरकोट, मुंडीकाक, ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो है व्यापारिक नगर थे। इसके अलावा मापतोल की जो इकाई थी 16 के अनुपात में थी। कपास के जो साक्ष्य मिले उन्होंने सिंडोन बोला, तो इसलिए कपास के साक्ष्य माना। चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को जो मृदभांड मिले हैं उसमें कौन से मृदभांड मिले? धूसर मृदभांड या काली और लाल मिट्टी के, काली और लाल मिट्टी मृदभांड। क्वेश्चन आ जाता है कौन सी संस्कृति? जो धूसर मृदभांड संस्कृति, काली और लाल मिट्टी के मृदभांड, जिन पर चित्र बहुत सारे, जो जिन पर धीरे धीरे छोटे छोटे चित्र जिन पर अंकन थे। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में, हड़प्पा सभ्यता की कला और शिल्प के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का कला और शिल्प। हड़प्पा सभ्यता के अब हम बात कर चुके अभी तक क्लासों में, अभी तक हमारे इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन, उनका नगर नियोजन, उनका जो है धार्मिक जीवन, और अभी बात की हमने आर्थिक जीवन पर। अब हम बात करते हैं सभ्यता के कला और शिल्प व्यवस्था पर, कि सिंधु वासियों की जो कला और शिल्प जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, या कला और शिल्प का जो आकार है वो कैसा था। सभ्यता में कला और शिल्प कला और शिल्प में माना था कि यहां से एक तो नृत्य मुद्रा में खड़ी हुई नग्न स्त्री हड़प्पा। दाढ़ी वाला व्यक्ति मन के टेराकोटा मूर्तियां, खिलौने, तो सिंधु सभ्यता के हम कला और शिल्प के बारे में बात करते हैं। तो कला और शिल्प में देखेंगे सिंधु सभ्यता की जो कला और शिल्प है उसको उत्कृष्ट कला शिल्प माना गया है।
कि इनकी कला और शिल्प व्यवस्था थी वो उत्कृष्ट कला और शिल्प व्यवस्था थी, जिसमें सबसे पहले आती है इस व्यवस्था में मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य मुद्रा में खड़ी हुई स्त्री। नृत्य मुद्रा में खड़ी हुई स्त्री जो है मोहनजोदड़ो से मिली है, वो इनकी कला और शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है। दाढ़ी वाला व्यक्ति जिसको लगभग आदि शिव मतलब वर्तमान के शिव भगवान जैसा, या फिर योगी मुद्रा में भी इसको मानते हैं, तो योगी मुद्रा में भी इसको शिव का रूप ही माना गया है। तो दाढ़ी वाले जो व्यक्ति है उसको एक मतलब बहुत अच्छे तरीके से, जैसे दाढ़ियों को संवार कर, उसके बालों को संवार कर, मतलब बहुत अच्छी तरीके से कांस्य मूर्ति, ये दोनों जो मूर्ति है वो कांस्य निर्मित है। तो कांस्य निर्मित जो मूर्ति है, इन मूर्तियों को कला का उत्कृष्ट नमूना माना है कि इन्होंने कांसे पर इन मूर्तियों को कैसे ढाला। मन के निर्माण, टेराकोटा की जो मूर्ति है जिनमें खिलौने, बंदर, कुत्ते, जो खिलौने भी बने हुए थे, खिलौने जिन पर कुत्ते, बतख, हाथी, मोर आकृति के खिलौने हैं इनके प्राप्त हुए। तथा जो मूर्ति बनाते थे, कांसे की मूर्ति है, जो मूर्ति निर्माण जो होता था, मूर्तियों का निर्माण करने के लिए सबसे पहले उस समय अगर हम सोचते हैं तो मूर्ति निर्माण के लिए सबसे पहले क्या होता था कि मिट्टी का एक, उस जिस चीज की भी मूर्ति बनानी है उसका मिट्टी का एक पुतला बनाया जाता था। उस पुतले के ऊपर जो है कांसे का या मोम का उसके ऊपर लेप किया जाता था। तो उस लेप के बाद में जैसे किसी चीज की मिट्टी की प्रतिमा बना दी, उस मिट्टी की प्रतिमा, मोम की प्रतिमा बना दी, तो सबसे पहले क्या होता था, मोम की प्रतिमा को बनाया, तो मोम की प्रतिमा को बनाने के बाद में उस पर मिट्टी का एक लेप किया गया। मिट्टी का लेप करने के बाद में जब उससे ऊपर कहीं ना कहीं कोई जगह छोड़ देते थे, वहां से गरम गरम चीज डाली तो वो मोम पिघल के उस प्रतिमा नुमा आ जाता, और उस पर ढोल के कांसा को जो है या जो भी लिक्विड धातु है उस धातु को डाल दिया जाता था। तथा इनमें उससे ज्ञात होता है कि इन्होंने जो मूर्ति बनाई वो ऐसे बनाते थे, जैसे सबसे पहले मोम की मूर्ति बनाई। मोम की मूर्ति को बनाने के बाद में जैसे ये मोम की मूर्ति को बना दिया, मोम की मूर्ति है इस तरीके से निर्मित कर दी। इस मूर्ति को निर्मित करने के बाद में इस पर मिट्टी का लेप चढ़ाया। मिट्टी का लेप चढ़ाने के बाद में जो है इस मोम को ऊपर कहीं गर्म चीज डाली तो मोम पिघल गया। उस पिघलने के बाद में धातु को डाला गया तो वो धातु से निर्मित, तो इनकी जो कला की जो मूर्ति हुई मिली है वो उत्कृष्ट कला जो है उसको माना गया। तथा यहां से जो मुहर मिली है उनमें सर्वाधिक जो चिन्ह मिले हैं वो मछली के चिन्ह जो है इसमें प्राप्त हुए, और चिन्ह तो और भी मिले लेकिन सबसे ज्यादा चिन्ह है जो मछली के प्राप्त हुए। अब आप बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता पतन के कारण, तो सबसे पहले आता है आर्य आक्रमण। ये सिद्धांत दिया गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। वर्षा की कमी, यह दिया फेयर सर्विस। भूकंप व जल प्लावन,
राइक्स वेडेल घग्गर का सूखना, डीपी अग्रवाल, बार्ड, मैक और SR राव। अब देखिए हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। जो कहीं भी सभ्यता है उसकी वो चालू होती है, लेकिन अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ और उसके पतन के क्या क्या कारण थे। ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि भाई ये जैसे आर्य आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया, गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने, वर्षा की कमी। तो इन लोगों का जो मानना है, गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ वो आर्य आक्रमण के कारण हुआ, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, इसका कालक्रम जो मानते हैं हम लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व। C14 यह है कार्बन डेटिंग एनालिसिस। कार्बन डेटिंग एनालिसिस के आधार पर मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है लगभग 2350 से 1750 ईस्वी में रहा, और उस समय मुख्य नदी सिंधु नदी थी। लेकिन थोड़े बहुत मतलब लगभग 150, 200 या 250 लगभग सालों के संक्रमण काल के बाद में एक नई सभ्यता का जन्म हुआ, वो है वैदिक सभ्यता। वो सभ्यता कौन सी है? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व माना, और इसके निर्माता थे आर्य। आर्य सभ्यता के निर्माता थे, तो इसलिए आर्य आक्रमण को इस सभ्यता का जो माना कि गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर का कहना था कि आर्यों ने आक्रमण किया, मतलब इन लोगों ने, वैदिक सभ्यता के लोगों ने आक्रमण किया। जैसे मान के चलो, जैसे सिंधु सभ्यता थी, लगभग भारत के इस भूभाग पर सिंधु जो सभ्यता के जो लोग हैं लगभग इस भूभाग पर भारत के रहते थे। लेकिन उसके पश्चात जब सभ्यता के इन लोगों पर जो अलग अलग सिद्धांतों ने अलग अलग माना कि इन लोगों ने यहां से पहुंचाया, लेकिन जब सभ्यता के इस क्षेत्र पर इनको धकेला, तो आर्यों ने गंगा मैदान में एक नई सभ्यता का जन्म दिया। इसलिए माना कि सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था आर्यों ने आक्रमण किया होगा। लेकिन इस मत को भी कहीं ना कहीं किसी ने खंडन कर दिया। वर्षा की कमी का सिद्धांत माना, फेयर सर्विस ने कहा कि वर्षा की कमी मतलब यहां पर अकाल पड़ने लगा, लोगों ने अपने अपने स्थलों को छोड़ दिए, तथा अपने स्थलों को छोड़ने के बाद ये लोग अन्यत्र कहीं चले गए। वर्षा की कमी होने के कारण ये लोग कहीं चले गए। भूकंप और जल प्लावन का सिद्धांत माना राइक्स और डेल ने। घग्गर नदी का सूखना, क्योंकि घग्गर नदी और सरस्वती नदी जो सिद्धांत माना डीपी अग्रवाल, जिन्होंने अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल ने जो राजस्थान जो सभ्यता है उसकी खोज की, तो घग्गर नदी का जो सूख गई तो उसका सिद्धांत, क्योंकि सभ्यता के जो राजस्थान और हरियाणा के जो स्थल है, हरियाणा या यूपी भी मान लो, पंजाब के जो स्थल है ये घग्गर नदी के अहाते में थे। तो घग्गर नदी सूख गई तो सभ्यता का जो अपने आप ही घग्गर नदी के सूख जाने पर मतलब सूख गई, तो इनको कृषि के लिए जो है नियमित जो पानी नहीं मिला, उस वजह से भी सब लोग इनका सभ्यता का जो है पतन हो गया। बाढ़ का सिद्धांत दिया, मतलब जो बाढ़ आई उस बाढ़ का सिद्धांत दिया मैक और SR राव ने कहा कि यहां पर अचानक बाढ़ आई, और बाढ़ आने की वजह से सिंधु नदी में जो बहुत ज्यादा पानी आ गया, तो लोग जो अन्य जगह पर चला गए, और उसके बाद में एक नई सभ्यता का जन्म हुआ, वो गंगा घाटी के मैदान में हुआ। बाढ़ के बाद में जब उन्होंने देखा कि मैदान जो शांत हो गया पूरी तरीके से, तो मैदान शांत होने के बाद ये लोग थोड़ा आगे बढ़े और इन्होंने नई जगह पर एक नई सभ्यता का जो है निर्माण किया।
अतः अब हमारी जो ये क्लास है हड़प्पा सभ्यता की जो पूरी हुई आज कि हड़प्पा सभ्यता में हमने जो 2 क्लासों में, पिछली क्लास और इस क्लास में हमने चर्चा करी कि हड़प्पा सभ्यता के जो हमने आज जो टॉपिक थे, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं उनको कि कौन कौन से टॉपिकों पे हमने आज बात की थी पिछली क्लास में और इस क्लास में हम बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता। तो हमने बात की थी हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पहले चर्चा की थी हमने हड़प्पा सभ्यता का परिचय। हड़प्पा सभ्यता का परिचय मतलब हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में इसका सबसे पहले स्थल खोजा गया, मात्र सत्तात्मक सभ्यता है, कौन से टाइप के मृद भांड मिले या फिर इस सभ्यता में कौन से धातु का प्रयोग होता था, इस परिचय के बाद में हमने बात की सभ्यता के विस्तार के बारे में कि सभ्यता का विस्तार है वो मैंने बताया था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो विस्तार हुआ है, जैसे मांडा से लेकर जो है दायमाबाद तक, आलमगीरपुर से लेकर सूतकांगेंडोर तो विस्तार के बारे में हमने बात की। उसके पश्चात में हमने सिंधु सभ्यता इसमें बात करी थी, इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से जो है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, जिसमें भी हमने बात की जैसे परीक्षाओं के उपयोग से भी या फिर आपके इतिहास में भी जो चलता है कि भाई ये स्थल है, कौन से है, क्या है, कैसे, उन स्थलों के बारे में बात की। और आज हमने बात की सभ्यता की विशेषताओं पर, सभ्यता की जो है विशेषताओं पर। तो सभ्यता की विशेषताओं पर हमने बात की, तो सभ्यता की विशेषताओं में हमने सबसे पहले पढ़ा आज नगर नियोजन। सबसे पहले हमने पढ़ा नगर नियोजन। उसके बाद हमने बात की सभ्यता का आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन। उसके बाद हमने बात करी सभ्यता का कला और शिल्प, और अंतिम हमने बात करी कि पतन के कारण क्या थे, कि पतन के कारण क्या थे। अब देखिए सिंधु सभ्यता के हमने अब बात करी कि विशेषताओं में कि सिंधु सभ्यता का जो आज हमने बात करी नगर नियोजन, तो कैसे इनका नगर नियोजन था। धार्मिक जीवन में बताया कि ये प्राकृतिक पूजक थे या फिर किन किन चीज़ों की या किन देवताओं की स्तुति करते थे। उसके पश्चात है इनका आर्थिक जीवन जो है क्या था, कला और शिल्प की इन्होंने क्या उन्नति की या फिर कला और शिल्प में इनको क्या योगदान था, सामाजिक जीवन इनके समाज का कैसा आधार था, और पतन के कारण बताए थे अभी। तो अब हमारी क्लास में, अब अगली क्लास हम चालू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में। अब हमारा जो अगला पार्ट है, अब हमने देखो अब तक जो अपनी प्राचीन जो 4-5 क्लास है उनमें देखो हम पढ़ चुके हैं, अपन टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत के बाद में हमने पढ़ा पाषाण काल के बाद में हमने पढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता पर। अगली क्लास में हमारा टॉपिक